6 लेक्चर्स में हमने सीखा है कि इंटेलेक्चुअल क्लास क्या है, बुद्धिजीवी वर्ग क्या है, और बुद्धिजीवी वर्ग बनाने हेतु बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दी गई अलग अलग टूल्स को समझने की हमने कोशिश की, जिसमें इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स, जिसमें इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, बौद्धिक प्रयास, बौद्धिक आजादी और बौद्धिक बंधन मुक्ति, ये 3 टूल्स हम लोगों ने सीखे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने की चेष्टा भी कर रहे हैं। साथियों, आज का जो टूल है इंटेलेक्चुअल रिकंस्ट्रक्शंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग, बुद्धिजीवी पुनर्गठन और बुद्धिजीवी पुनर्निर्माण और बुद्धिजीवी पुनर्गठन। बुद्धिजीवी या बौद्धिक पुनर्निर्माण और पुनर्गठन की प्रक्रिया को अगर समझना है तो हमें थोड़ा सा पास्ट में जाने की जरूरत पड़ती। सवाल ये पैदा होता है कि आजादी के 73 साल के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ after 73 years of independence, if we ask that are we living in desirable society, क्या हमें जो वांछित सोसाइटी है, हमें जो डिजायरेबल सोसाइटी है, क्या हम ऐसी सोसाइटी का निर्माण करने में या ऐसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं? तो बड़े तौर पे देखा जाए, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर इन दिस मीटिंग, और मैं उन बुद्धिजीवियों की बात नहीं करता हूं जो those who are living in पक्का houses or those who are enjoying basic amenities for them. अगर समाज के 120 करोड़ जनता, 115 से लेके 120 करोड़ जनता की जब मैं बात करता हूं, and if I ask whether we are living in desirable society, the answer to this question comes no, we are not living in desirable society. और टाइम एंड अगेन हम लोगों ने ये पाया है कि बेसिक एमिनिटीज को एक्सेस जो है इन 115 करोड़ जनता को अभी भी नहीं हो पा रहा है। ये बेसिक एमिनिटीज की जब मैं बात करता हूं तो ये बेसिक एमिनिटी का स्वरूप बदल गया है, गुलामी का स्वरूप बदल गया है। मैं टाइम एंड अगेन हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या हम गुलामी में जी रहे हैं, तो अभी भी उसका सवाल आता है, यस वी आर लिविंग इन स्लेवरी। ये स्लेवरी अलग किस्म की इन मनुवादी फोर्सेस ने, मनुवादी ताकतों ने अलग अलग मार्गों से इन बहुजन समाज के ऊपर थोपा है। सो वी आर लिविंग इन अनडिजायरेबल सोसाइटी। एक ऐसा समय था, सम्राट अशोक के पीरियड का समय, मतलब 232 से लेके 5वीं सदी तक का मतलब वो 150 साल सम्राट अशोका के डायनेस्टी के, और उसके बाद का 300 साल का जो पीरियड है, तो 200-150 साल का पीरियड जो था, that was the only period where we can say that that period was the state of social welfare. कल्याणकारी राज्य की जब हम बात करते हैं तो कल्याणकारी राज्य जो है, ये सम्राट अशोक का जो पीरियड था, उनके डायनेस्टी का, मौर्य डायनेस्टी का जो पीरियड था, वो कल्याणकारी राज्य का पीरियड था। लेकिन उसके बाद मतलब 5वीं सदी आते आते तक कल्याणकारी राज्य की
संकल्पना जो है जानबूझ के अलग अलग प्रयासों से मनुवादी फोर्सेस ने इस देश के अंदर तोड़ा है, इस देश के अंदर उसको पनपने नहीं दिया है। तो क्या वो स्टेज आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम स्टडी करते हैं तो क्या वो स्टेज अभी भी है, क्या वो अवस्था अभी भी है? तो मैं कहता हूं वो अवस्था अभी भी है। और एक्सप्लॉयटेशंस के, गुलाम बनाने के मार्ग बदल गए हैं। जैसे कि मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि आर वी एक्सेसिबल टू द प्योर वाटर? प्योर वाटर इज very essential for living healthy life। बहुत जनों की मौत जो होती है अलग अलग विकारों से, अलग अलग रोगों से जो मौत होती है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन हर साल ये नॉट हैविंग एक्सेस टू द प्योर वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। अब इस चीज को गुलामी के चश्मे से देखने की जरूरत है। ये एक तरह की गुलामी है साथियों। क्या हम हेल्थ जो है इश्यू को सॉल्व कर पाए? अगर हम विकसित देशों की बात करते हैं तो महिलाओं का प्रतिशत बड़ा है। जैसे रशिया में जो है या डेनमार्क की बात करते हैं या यूरोपियन नेशंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल एंट्रेंस, पॉलिटिक्स में महिलाओं का ज्यादा योगदान है, या जॉब्स, नौकरियों में महिलाओं का ज्यादा योगदान है। लेकिन इस देश के अंदर महिलाओं का अधिकारों का हनन सदियों से, आज से नहीं सदियों से, और 2020 में भी महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया है। तो एक तरह की गुलामी है जो हमें दिखती नहीं है, जो बुद्धिजीवी वर्ग को दिखती नहीं है। सो कंसिडरिंग दिस फैक्ट, हेल्थ नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, जो बेसिक एमिनिटीज जो है, हमें डाटा का एक्सप्लोजन, डेटा जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ये डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए दिया जा रहा है ताकि हम मानसिक गुलाम बने। सोचिए कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के सामने खड़ा हुआ है कि क्या नहीं पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि इन मनोवादी ताकतों ने, उनको पता है कि बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वी आर एक्सेसिबल टू द नॉलेज, सो दे डिनाइड the percolation of good knowledge that construct our mind by exploding the quantity of informations to the intellectual class. So this is new kinds of tools they have been adopted, and that's why I'm firmly saying that we are not living in undesirable society. We are not living in desirable society. So what is undesirable society? Undesirable society is society which internally and externally set up barriers to free intercourse and communications of experience. आंतरिक और बाह्य हर्डल्स को निर्माण किया गया है so that we cannot communicate और एक्सपीरियंस, हम हमारे अनुभवों को शेयर नहीं करें। इसके लिए एक सोची समझी चाल के तहत जो है एक प्रयास किया गया मनुवादी ताकतों ने, वो समझना बहुत जरूरी है। सो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम प्रोग्रेसिव स्टेट को एस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए? तो सी प्रगतिशील अवस्था, ये जो अवस्था होती है ये व्यक्ति की होती है, समाज की होती है, और उसके बाद देश की प्रगतिशील अवस्था जो है हासिल की जा सकती है। सो एज वी आर नॉट लिविंग इन डिजायरेबल सोसाइटी वेयर देयर इज नो
flow of, or there is no communications of experience externally and internally, I would say that we are not living in progressive state, or we have not established progressive state for 150 crores or 120 crores बहुजना. 120 115 करोड़ से लेके 120 करोड़ जनता के लिए हमने जो है प्रगतिशील अवस्था को स्थापित करने में कामयाब नहीं हुए. ये प्रगतिशील अवस्था व्यक्ति की होती है, समाज की होती है और नेशन की होती है. तो सबसे पहले व्यक्ति की प्रगतिशील अवस्था हम निर्माण नहीं कर पाए. ये व्यक्ति की प्रगतिशील अवस्था हम निर्माण नहीं कर पाने के वजह से समाज की प्रगतिशील व्यवस्था निर्माण नहीं हो पा रही. अभी भी 68 करोड़ जनता जो है, 115 करोड़ में से 68 से लेकर 70 करोड़ जनता अभी भी पॉवर्टी की बेसिक एमिनिटी, दे आर नॉट एक्सेसिबल टू द बेसिक पॉवर्टी. अब ये प्रगतिशील अवस्था को हम क्यों नहीं पा सके? क्योंकि हम लोग जो है बाबा साहब ने दिया हुआ बौद्धिक पुनर्गठन और पुनर्निर्माण का ये जो टूल्स है वो समझने में हम फेल हुए. ये बौद्धिक पुनर्गठन और पुनर्निर्माण का टूल्स जो है ये हमें प्रगतिशील अवस्था को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाता है. ये प्रगतिशील अवस्था हमने पाई तो हम डिग्निफाइड क्लास को वी कैन कन्वर्ट आवर सेल्फ इनटू डिग्निफाइड क्लास. मतलब गरिमापूर्ण समाज जो है, गरिमापूर्ण समाज जो है निर्माण हम कर सकते. बाबा साहब, महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत रविदास, संत तुकाराम, संत चोखा मेला, संत कबीरदास, सम्राट अशोका, बुद्धा, इन लोगों की शिक्षा को हम शिक्षा के तौर पे देते हैं. उन्होंने हमें एजुकेटेड करने का प्रयास नहीं किया. साथियों समझिए, हम बाबा साहब को शिक्षाविद कहते हैं और बाबा साहब की एजुकेशन फिलॉसफी को डिस्कस करते हैं, टोटो में डिस्कस करते हैं. बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार के लिए संघर्ष किया है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम एक मैसेज प्रोवाइड करते हैं कि शिक्षित बनो. बाबा साहब ने कभी भी शिक्षित बनो ये नहीं कहा. बाबा साहब ने कहा है गरिमापूर्ण जीवन को निर्माण करो. अब ये गरिमापूर्ण जीवन को निर्माण करना है तो हमें जो है प्रोग्रेसिव स्टेट को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, प्रगतिशील अवस्था को निर्माण करना पड़ेगा. ये गरिमापूर्ण समाज या गरिमापूर्ण जीवन जो है वो कब जिया जाता है? when you establish human rights, when you establish human rights. साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ये 3 साल में पॉसिबल है. तो यहां जो मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोग जो है इनको वो पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती. दो दे आर बुद्धिजीवी, दो दे आर इंटेलेक्चुअल, but when I say that within 3 years social transformations is possible, तो 80% लोग अभी जो ये मीटिंग के अंदर आए हुए हैं 80%, आई एम सॉरी, मतलब मैं मिनिमम बोल रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 80% लोगों को वो पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है कि हम 3 साल के अंदर क्या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. तो इसका सवाल 80% लोगों के लिए ना है. ये ना क्यों है? बिकॉज दे फेल टू अंडरस्टैंड द वेरी टूल्स, वेरी कंसेप्ट ऑफ बौद्धिक पुनर्गठन और बौद्धिक पुनर्निर्माण की ये जो टूल्स है उसको समझने में वो कहीं ना कहीं कम गिरे हैं. बाबा साहब ने
1913 से लेके 1916 में ही सीखा था कि बौद्धिक पुनर्गठन, सेल्फ मतलब प्रोग्रेसिव स्टेट, प्रगतिशील अवस्था प्राप्त करने के लिए बौद्धिक पुनर्गठन और बौद्धिक पुनर्निर्माण का महत्व क्या है, बाबा साहब ने 3 सालों में सीखा था। तो ये 80% लोग जो है वो ये पॉसिबिलिटी देख पाने में कम गिरते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि 3 साल के अंदर हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं जब when you understand this very concept of intellectual reconstructions and restructuring, बौद्धिक पुनर्निर्माण और बौद्धिक पुनर्गठन का कंसेप्ट को अगर आप देखने में कामयाब हो गए, समझने में कामयाब हो गए, तो साथियों, आई एम डेड श्योर, आई एम कॉक श्योर दैट वी विल ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी विद इन 3 years. बट फॉर दैट वी मस्ट हैव इंडिविजुअली, आपको जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का तरीका, प्रगतिशील अवस्था को प्राप्त करने का तरीका, इसकी पॉसिबिलिटी आपने अपने अंदर निर्माण करने की आवश्यकता है। सो those who talked about human rights, मानवाधिकार की बात करता है, वही इंसान जो है डिग्निफाइड लाइफ को जीता है, उसके ही हिस्से में गरिमापूर्ण जीवन आता है। गरिमापूर्ण जीवन उसके हिस्से में आता है those who are free from want and free from fear. मैं जब 115 करोड़ जनता की बात करता हूं तो सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये अपने आप को पूछता हूं कि क्या वो भय से मुक्त हैं? भय जो है खाने का भय, रोजमर्रा की लाइफ को सेटिस्फाई करने का भय, दूसरों की एक्सप्लॉयटेशन से बचने का भय, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने का भय, फ्यूचर को सिक्योर करने का भय, क्या ये 120 करोड़ जनता इन भय से मुक्त है? नहीं है। आप देखिएगा हायर एजुकेशंस में, जैसे ग्रेजुएशन जो है बहुजन समाज के 100 व्यक्ति ग्रेजुएशंस करते हैं, तो वो हायर एजुकेशन 100 में से हायर एजुकेशंस में कितने लोग जाते हैं? जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंसेस, इन साइंसेस में कितने बहुजन समाज के लोग जाते हैं? तो एससी का सिर्फ 100 में से 8 लोग जो है हायर एजुकेशन को प्राप्त करता है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, जो पॉपुलर साइंस है सभी। तो 100 में से सिर्फ एससी के 8, एसटी के 4 लोग और ओबीसी के सिर्फ 13 लोग जाते हैं। आप सोचिएगा कि मनुवादी जो लोग है, जो रूलिंग क्लास है इस देश के अंदर, उनके बच्चे जो है 90% से ऊपर उनके बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन में जाते हैं, और 100% उनके बच्चे जो है फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। ये एक तरह की गुलामी है, ये एक तरह का भय जो है बहुजन समाज के अंदर पैदा हुआ है, जो अभी भी 3000 साल से बरकरार है। तो हम भय से मुक्त नहीं हुए हैं, हम वी आर नॉट फ्री फ्रॉम वांट्स एंड फ्री फ्रॉम फियर। दैट्स व्हाई वी आर नॉट लिविंग डिग्निफाइड लाइफ। तो डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए सबसे पहले साथियों, ये बहुजन समाज को और बहुजन समाज के इंडिविजुअल को प्रगतिशील अवस्था में आना पड़ेगा। और ये प्रगतिशील अवस्था में आने के लिए खुद का पुनर्निर्माण और खुद का पुनर्गठन करना पड़ेगा। अब ये खुद का, तभी जाके समाज का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन होगा, और तभी जाके देश का, मतलब 115 करोड़ जनता का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन और पुनर्निर्माण होगा। अब ये बौद्धिक पुनर्गठन और पुनर्निर्माण करने के लिए
बौद्धिक पुनर्निर्माण और पुनर्गठन करने के लिए 4 चीजों का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। ये 4 चीजें क्या हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर, पूर्व मौजूदा अवस्था का पुनर्निर्माण करना। जब मैं पूर्व मौजूदा अवस्था का पुनर्निर्माण करने की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं 5 चीजों की पुनर्गठन और पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है, पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। वो 5 चीजें क्या है कि पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से आप 5 चीजें सीख रहे हैं। 5 चीजें क्या सीख रहे हैं आप 5 चीजों का जो है यू आर उसमें है नोशन ऑफ कास्ट, नोशन ऑफ स्टूपिडिटी, नोशन ऑफ कास्ट एंड नोशन ऑफ स्टूपिडिटी को आप सीख रहे हैं। ये जो है ये कास्ट को समझना बहुत जरूरी है। टू रिकंस्ट्रक्ट द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर, पूर्व मौजूदा अवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए आपको नोशन ऑफ कास्ट, नोशन ऑफ स्टूपिडिटी, thinking skill, the use of thinking skill, the use of cooperative skill and सम्राट अशोका द्वारा दी गई, उनके शिलालेखों में दी गई 3 प्रिंसिपल को सीखने की बहुत आवश्यकता है। जाति की जब मैं बात करता हूं तो जाति को बाबा साहब ने कभी भी एनिलेशंस की बात नहीं की। बाबा साहब was aware about that annihilation of caste is close to impossible। इसका मतलब पॉसिबल नहीं है ऐसा उन्होंने नहीं कहा, is close to impossible। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है जाति को समूल नष्ट करने की बात करते हैं। बाबा साहब ने जाति को समूल नष्ट करने की बात नहीं की थी। बाबा साहब ने फिर क्या बात की थी, ये सोचना बहुत जरूरी है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर, इसका अर्थ इसमें छुपा हुआ है कि पूर्व मौजूदा अवस्था का पुनर्निर्माण करना है। तो हमें जो है जाति को नष्ट करने की बात नहीं करना है। बीइंग इंटेलेक्चुअल क्लास, जाति तो नष्ट करना है लेकिन जाति नष्ट नहीं करने की बात करना है, क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा था, एनाइलेशन ऑफ कास्ट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं कहा, लेकिन इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो क्या बात करना है, फिर अपने माइंडसेट का कैसे पुनर्गठन करना है, यह सोचना बहुत जरूरी है। तो हमें बात करनी है जाति ने क्या किया है। जाति ने जो है कास्ट हैज किल्ड द पब्लिक स्पिरिट, जाति ने सार्वजनिक भावनाओं को मार दिया है। सो अभी आपके बौद्धिकता का पुनर्निर्माण करना है तो, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी की प्रयास को भी आगे बढ़ाना है, जाति को नष्ट करने के प्रयास को आगे बढ़ाना है। तो डोंट टॉक अबाउट annihilate the caste, you talked about the enhancement of public spirit, you talked about enhancement of public charity, you talked about possible public opinion। मतलब आप सार्वजनिक भावनाओं को कैसे उद्दंगित कर सकते हैं। नाउ सी आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल एंडोस्मोसिस। बाबा साहब ने समवाय, धीमन पीआर अंबेडकर जी ने इसका बहुत सटीक इसका ट्रांसलेट किया है कि सोशल एंडोस्मोसिस मतलब सामाजिक समवाय, सामाजिक समवाय की भावनाओं को निर्माण करना, मतलब खुद का रिकंस्ट्रक्ट करना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर, इट मीन्स दैट
imbibing the notion of social endosmosis. You talked about enhancing the public spirit. Don't talked about annihilation of caste. You talked about सार्वजनिक भावनाओं को वृद्धिंगित करने की, सार्वजनिक दान की भावनाओं को वृद्धिंगित करने की बात करिए। नाउ सार्वजनिक दान क्या होता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल चैरिटी। सार्वजनिक दान होता है कोऑपरेटिव स्किल का निर्माण करना। कोऑपरेटिव स्किल का निर्माण करना, ये कोऑपरेटिव स्किल का निर्माण करने की जब हम बात करते हैं तो यू कीप वन थिंग इन योर माइंड, कोऑपरेशन डजंट मीन अब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सहयोग का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर मतभेद नहीं है। सहयोग का मतलब ये है कि हमारे अंदर मतभेद है। मतभेद हमेशा होने चाहिए। हम क्या करते हैं, कोऑपरेशंस की जब हम बात करते हैं तो कोऑपरेशंस की बात, सहयोग की जब हम बात करते हैं तो उसको हम मान बैठते हैं कि हमारे अंदर मतभेद नहीं है। जिस दिन मतभेद खत्म हो जाएंगे उस दिन समाज खत्म हो जाएगा साथियों। सो कोऑपरेशन डजंट मीन अब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कोऑपरेशन मीन्स the conflict between each other, but that conflict must be rational conflict. डिसरैशनलिया की जब हम बात करते हैं तो डिसरैशनलिया मतलब डिफरेंस इन ओपिनियन फॉर कंस्ट्रक्टिव थॉट्स। समाज को पुनर्निर्माण करने के लिए जो मतभेद होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं साथियों। सो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर को रिकंस्ट्रक्ट करना बौद्धिक पुनर्गठन और पुनर्निर्माण के लिए सबसे बड़ी अहम बात है। ये समझना पड़ेगा। इसके लिए पे बैक टू सोसाइटी के अंदर महानायक कांशीराम जी स्कूल के अंदर जो 5 टूल्स को पढ़ाया जाता है वो समझना जरूरी है। जब तक वो टूल्स आप नहीं समझ पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर। मतलब पूर्व मौजूदा अवस्था को व्यक्ति की, समाज की और देश की भी पूर्व मौजूदा अवस्था को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट वे टू रिकंस्ट्रक्ट योर एटीट्यूड, टू रिकंस्ट्रक्ट योर सेल्फ। व्यक्ति को आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है बौद्धिक पुनर्गठन और बौद्धिक पुनर्निर्माण और बौद्धिक पुनर्गठन के लिए दूसरी सबसे बड़ी चीज है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का पुनर्निर्माण करना। देखिएगा कि द फिलॉसफी ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव बीन टोटली इग्नोर्ड। जब हम बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ते हैं, 25 वॉल्यूम पढ़ते हैं, देखिएगा कि ये जब डॉक्यूमेंट्स बनता है, ये डॉक्यूमेंट्स जो है बाबा साहब ने लिखी हुई 25 वॉल्यूम्स के बेस पे और उसके साथ 17 या 18 डिफरेंट फिलोसोफर, दुनिया के अंदर जितने फिलोसोफर्स हुए हैं उन्होंने जो जो किताबें लिखी है, ऐसी 18, 25 और 18 कम से कम 43 बुक्स का इस्तेमाल करके ये एक पेज बनता है। ये एक पेज बनने की प्रक्रिया आप समझ लीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का पुनर्निर्माण करना। तो ये 43 किताबें पढ़ने के बाद एक डॉक्यूमेंट्स बनता है। ये एक डॉक्यूमेंट जब बनता है तो ये डॉक्यूमेंट मैं जो है धीमन PR अंबेडकर जी को भेजता हूं और धीमन PR अंबेडकर जी इसके अंदर की बारीकियों को देखते हैं और उसको बदलते हैं। अब इसमें हमारा बहुत बार मतभेद होता है। वी अराइव एट द स्टेट ऑफ डिसरैशनलिया। सो मतभेद होने के बाद, डिस्कशन होने के बाद हम एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचते हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, प्रोग्रेसिव
स्टेट ऑफ इंडिविजुअल्स। प्रगतिशील अवस्था के डिस्कशन के बाद वी अराइव एट प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कभी कभी मैं उनके साथ असहमत होता हूं, वो सहमत फिर मेरे असहमति के साथ वो सहमत होते हैं। कभी कभी उनके मेरी असहमति के साथ वो सहमत होते हैं, उनकी असहमति के साथ मैं सहमत होता हूं, और इस तरह से 6 से 7 बार इस डॉक्यूमेंट का रिकंस्ट्रक्शन होता है। ये रिकंस्ट्रक्शन का डॉक्यूमेंट होने के बाद ये नेशनल कोर टीम के साथ डिस्कस किया जाता है, और नेशनल कोर टीम को जब ये उचित लगता है तब ये आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने इसको डिस्कशन के लिए आता है। नाउ सी, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभव का पुनर्निर्माण करना इस देश के बहुजन समाज के विकास के लिए, वेलफेयर के लिए, समाज के लोक कल्याण के लिए अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है। ये हमारा बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जो है फैक्शंस में क्यों बटे हैं? बिकॉज दे फेल टू अंडरस्टैंड द रिकंस्ट्रक्शन, द कंसेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभव का पुनर्निर्माण करने में वो कहीं ना कहीं फेल हुए। सो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है कि प्रगतिशील समाज को प्राप्त करने के लिए इन लोगों को, 120 करोड़ जनता को, हमें जो है स्ट्रांग एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, स्ट्रांग अनुभव की अनुभूति करना पड़ेगा। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू एनहांस योर लाइफ। देखो, गुलाम को गुलामी की गुलाम को गुलाम, तुम गुलाम हो, ऐसी ऐसा ऐसा चेतना उनको जब तक हम नहीं दे पाएंगे तब तक वो मतलब जागरूक नहीं होगा। सो फॉर दैट अनुभव का पुनर्निर्माण करना जरूरी है। इफ यू सक्सीड टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। ये समाज इंडिविजुअल इफिशियंसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैबिट। हम कल्चर्ड क्यों नहीं है? हम कल्चर्ड क्यों नहीं है? आप फॉरेन के अंदर, जब फॉरेन के धरती पे जब कोई जगह, अगर यहाँ फॉरेन को विजिट किया है, फॉरेन के धरती के ऊपर जब लैंड करता है तो वो जो है नियमों को पालन करता है। नियमों को पालन करने की इच्छा है उसके मन में जागृत होती है, क्योंकि वो अपने आसपास जो है कल्चर्ड समाज को देखता है। लेकिन वही चीजें वो जब इंडिया के अंदर लैंड होता है तो साथियों वो अनकल्चर्ड बिहेव करता है। बिकॉज हम लोग जो है, हम लोगों के अंदर कल्चरली बिहेव करने की हैबिट निर्माण नहीं कर पाए। ये हैबिट क्यों निर्माण नहीं कर पाए? क्योंकि वी फेल टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस। Strong experience lead to formation of habit. Formation of habit lead to strong experience lead to formation of attitude. Formation of attitude lead to formation of habits. Formation of habit lead to formation of sensitivity and responsiveness. बाबा साहब जो है, महात्मा फुले जो है, शिवाजी महाराज जो है, रविदास जी जो है, संत कबीर जी जो है, संत चोखा मेला जी जो है, संत तुकाराम जी जो है, ये जो है दे वेर पीपल ऑफ मोरल सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मोरल सेंसिटिविटी दैट कम्स थ्रू स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस। ये मोरल सेंसिटिविटी को और रिस्पॉन्सिवनेस को इंटेलिजेंस क्लास जो है अपने अंदर इन्फ्यूज करने में फेल हुआ है। ये फेल हुआ है, इसीलिए 120 करोड़ की जनता, नंबर्स में हम ज्यादा है, 120 करोड़ की जनता को अभी भी 3000 सालों से एक गिना चुना 4 करोड़ जनता, 4 से 5 करोड़ जनता, उसके साथ मशीनरी 10 करोड़ जनता की मशीनरी, तो 4 से 5 करोड़ जनता ही ये 120 करोड़ जनता को रूल कर रहा है।
ये रूल क्यों कर रहा है? बिकॉज वी इस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो है, ये बुद्धिजीवी वर्ग फेल हुआ है मोरल सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस को समझने में। आप एक बात बुद्धिजीवी साथियों, आप एक बात ध्यान रखिए, इफ वी आर नॉट गवर्निंग क्लास, बाबा साहब ने बहुत बारीकी से कहा है कि दो द इंटेलेक्चुअल क्लास इज नॉट द गवर्निंग क्लास बट इट इज इन्फ्लुएंशियल क्लास। बुद्धिजीवी वर्ग जो है गवर्निंग क्लास का हिस्सा नहीं होने के बाद वो इन्फ्लुएंशियल वर्ग होता है, वो प्रभावपूर्ण वर्ग होता है जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रभाव डालता है। अब ये इन्फ्लुएंशियल क्लास को मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फॉलो करती है, इमिटेट करती है। अब आप सोचिएगा कि बहुजन समाज का इंटेलेक्चुअल वर्ग ही मोरल सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस को कामयाब पैदा करने, अपने आप ही निर्माण, वो उस अवस्था में अपने आप ही नहीं आ पाया तो क्या वो अपने समाज को आगे लेके जाएगा? उत्तर है नहीं लेके जाएगा। सो reconstructions of experience is very essential as it lead to formation of attitude lead to formation of habit lead to formation of sensitivity and responsiveness, and formation of sensitivity and responsiveness lead to individual efficiency lead to social efficiency, and social efficiency lead to dignified life, social efficiency lead to progressive state of individual, गरिमापूर्ण जीवन और प्रगतिशील अवस्था को प्राप्त करने की एक कड़ी है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। आप सोचिएगा कि 1000 या 10,000 बुद्धिजीवी वर्ग ने अगर अपने एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, इफ दे succeed to reconstruct the pre-existing order, or if they succeed to understand the pre-existing order, मैं ये कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि 3 साल के अंदर इस देश के अंदर क्रांति तूफान को लाएंगे और मनोवादी फोर्सेस को हम समूल नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिविलाइजेशन ही जिंदा है। 2 लाख साल से ये सिविलाइजेशन इसलिए जिंदा है क्योंकि इस सिविलाइजेशन के गिने चुने बुद्धिजीवी वर्ग जो है वेलफेयर स्टेट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते आ रहे एन ऑन 2 लाख साल से, इसीलिए ये सोसाइटी जीवित है। तो 3 साल के अंदर ये सपना पॉसिबल हो सकता है। तीसरी चीज जो है फॉर बौद्धिक पुनर्गठन और पुनर्निर्माण के लिए, तीसरी चीज जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटल एटीट्यूड, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटल एटीट्यूड, मानसिक दृष्टिकोण का पुनर्निर्माण करना। मानसिक दृष्टिकोण का पुनर्निर्माण करना इंडिविजुअली, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और नेशन के लिए, देश के लिए भी जरूरी है। आप देखिएगा कि एक्सपीरियंस इज व्हाट? एक्सपीरियंस इज एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम्स। हम क्या करते हैं साथियों, हम जो है आज के परिप्रेक्ष्य में समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बट बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात नहीं करते, या बहुत बड़े विद्वान जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात नहीं करते हैं। दे टॉक्ड अबाउट एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम्स। व्हाट दे टॉक्ड अबाउट? दे टॉक्ड अबाउट एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाना बहुत जरूरी है,
rather than solving the problems. See, modern society live or die depending on their nurturing and valuing the creativity. आधुनिक समाज जो है, आज के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समाज में जीना और मरना, हम रचनात्मक जीना और मरना जो है, ये जो है in a modern society, live or die depends on their nurturing and valuing the creativity. आधुनिक समाज में जीना और मरना जो है, हम किस तरह से रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का पोषण और मूल्यांकन करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है. So exploring the problems is very essential rather than solving the problems. मैंने कल कहा था कि अभिजीत बैनर्जी को जो है इस साल इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला. ये नोबेल प्राइज जो है उनको किस चीज के लिए मिला है? एक सिंपल उनके रिसर्च का मैं पार्ट बताता हूं. उनको नोबेल प्राइज इसीलिए मिला कि गरीबी को हटाने के लिए मच्छरदानी को बांटना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक कंक्लूजन में कहा है. उन्होंने 15 साल भारत और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में काम किया है, रिसर्च किया है, और वो क्या कहते हैं, अगर देश के, दुनिया की गरीबी हटाना है तो मच्छरदानी को बांटना पड़ेगा. Now he is not talking about alleviating the, reducing the, eradicating the poverty. पॉवर्टी को, ये प्रॉब्लम्स को जड़ से नष्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं. सवाल ये आता है कि गरीबी को अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हटाना है तो मच्छरदानी बांटना पड़ेगा, ऐसा वो कहते हैं, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिलता है. तो वो जड़ तक गए हैं. व्हाट ही डिड, he reconstruct his mental attitude. Baba Saheb also did these things. Baba Saheb, he talked about education, he talked about social transformation, he talked about various human rights. पानी पीने के अधिकार से लेके इलेक्ट्रिसिटी का तक, डैम बनाने तक का उन्होंने विचार किया है. ये विचार क्यों किया है? ये विचार कैसे प्राप्त हुआ है? बिकॉज ही रिकंस्ट्रक्टेड हिज मेंटल एटीट्यूड. तो मच्छरदानी बांटने से गरीबी दूर होगी. उन्होंने ये पाया, अभिजीत बैनर्जी ने उनके रिसर्च में ये पाया साथियों, कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो बहुजन वर्ग है, वो बहुजन वर्ग का मैक्सिमम जो अर्निंग है वो डिजीज को लड़ने में जाती है, ये डिजीज से निजात पाने में जाती है. ये डिजीज जो है, बहुत सारे डिजीज जो है किस चीज से निर्माण होते हैं? ये मच्छरों से निर्माण होते हैं. ये मच्छरों से निर्माण होने के वजह से, मच्छर अगर काटेंगे नहीं तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो उनके अर्निंग का बहुत बड़ा भाग जो है वो डिजीज के ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे, और डिजीज के ऊपर अगर वो स्पेंड नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा अर्निंग का पार्ट जो है वो अपने लाइफ को, डिग्निफाइड लाइफ को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इरेडिकेटिंग प्रॉब्लम्स इज नॉट द सोल्यूशन, एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम्स, उसके जड़ तक जाना. बाबा साहब ने रिसर्च एटीट्यूड में हमें ये पढ़ा है कि प्रॉब्लम के जड़ तक जाइए, रिकंस्ट्रक्ट योर mental attitude so that you will able to explore the problem rather than solving the problem. चौथी चीज, पुनर्निर्माण और पुनर्गठन, बौद्धिक पुनर्निर्माण और पुनर्गठन के लिए आवश्यक है, वह है रिकंस्ट्रक्शन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग. रिकंस्ट्रक्शंस फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, निष्कर्षों का पुनर्निर्माण करना.
मतलब पुनर्गठन करना, सॉरी, पुनर्निर्माण करना पुनर्गठन के लिए। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम घर को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम व्यापकता की बात करते हैं। समाज का पुनर्निर्माण करना, समाज का पुनर्निर्माण करना मतलब समाज को डिग्निफाइड लाइफ प्रदान करना, समाज को प्रगतिशील अवस्था में ले जाना, मतलब पुनर्निर्माण है। ये पुनर्निर्माण के लिए हमें पुनर्गठन करना पड़ेगा, रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। किसकी रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा? टू restructure ourselves to understand the notion of stupidity, restructure ourselves to understand the various deconstructive tools of मनुवादी फोर्सेस। देखिएगा कि कल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जीआर आया है और उस जीआर के तहत जो है उन्होंने नौकरियां, सरकारी नौकरियों के ऊपर बैन लगाया है। कल की न्यूज है। तो सी व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रिकंस्ट्रक्शन, दे आर using this particular mechanism of reconstructions for restructuring to protect that 4 करोड़ से लेके 10 करोड़ जनता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉर बैनिंग द जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। ये देखिएगा कि रिजर्वेशंस को वो कैसे मार रहे हैं। प्राइवेटाइजेशंस क्यों कर रहे हो? प्राइवेटाइजेशंस में रिजर्वेशंस नहीं। सो आप सोचिएगा कि ये थाली बजाने का काम, थाली पीटने का काम, दिया पीटने का काम, ये जो हम लोगों ने मार्च महीने में बहुत सारे लोगों ने, मतलब इस देश के 90 करोड़ जनता ने किया है, बराबर। ये सोची समझी चाल है दोस्तों मनुवादी फोर्सेस की। ये कोई भी काम जो है बिना सोचे समझे नहीं करते, ये सोची समझी चाल के तहत किया गया है। देखिएगा कि 18 करोड़ मजदूर जो हैं रोड पे चले हैं, 20 करोड़ मजदूर जो है रोड पे चले हैं। ये पिछले 20 सालों में मध्यम वर्ग नाम का एक तबका उभरा था। ये तबका जो है इन मनुवादी फोर्सेस को चैलेंज हो रहा था, क्योंकि ये मनुवादी फोर्सेस, क्योंकि ये तबका जो है अपने बच्चों को, मतलब आने वाली नस्लों को जो है शिक्षित कर रहा था। वो कामयाब हो गया था कि अपने यंग जनरेशन को, ये 20 करोड़ जनता जो है ना, 20 से 25 करोड़ जनता जो मध्यम अपर मिडिल क्लास जो जनता है, ये जनता अभी इस स्टेज पे आ गई थी कि नए नए यंग ब्लड का पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया में आ गए थे। जो साइंटिफिक टेम्पर से ओतप्रोत था, जो सवाल करने के लिए प्रेरित हुआ ऐसा यूथ था कि जो ये रूलिंग क्लास को सवाल पूछे। ये रूलिंग क्लास को सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसीलिए ये 6 महीने के अंदर, 6 या मतलब आप अगर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो पैंडेमिक पे पहले 8 महीने पहले से यह प्रोसेस चल रही है और उन्होंने इस तबके को जानबूझ के, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस तबके को जानबूझ के 50 साल वाली स्टेज के पीछे लेके गए या 30 साल वाली स्टेज के पीछे लेके गए। इसके अंदर इनकी सोची समझी चाल है साथियों, रिकंस्ट्रक्शंस फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, लेकिन उन्होंने ये डिस्ट्रक्टिव सेंस में किया है। सो निष्कर्षों का पुनर्निर्माण करना, अल्टरनेटिव्स और चॉइसेस का पुनर्निर्माण करना, ये समाज के बौद्धिक पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्गठन के लिए बहुत अहम है। अगर चॉइसेस का हम पुनर्निर्माण नहीं कर पाए,
what is choices availability? There is no choices. आप सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को। बहुजन क्लास जो है, इस देश का बहुजन क्लास जो है, सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर 1950 से लेके अच्छे स्कूल का निर्माण नहीं किया गया, अच्छे टीचरों का निर्माण नहीं किया गया। ये 3000 सालों से आ रहा है। देखिएगा कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट रहा है, जो भी रूलिंग, उन्होंने हमारे 132 साथियों को जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, दे आर स्लेव। इन्होंने अच्छे टीचर का निर्माण नहीं किया। इन्होंने अपने अच्छे टीचर का निर्माण इसलिए नहीं किया कि 120 करोड़ जनता के बच्चे जो है, 120 करोड़ मतलब 40 करोड़ जो है, ऑन एन एवरेज 30 से 35 करोड़ फैमिलीज है। ये 30 से 35 करोड़ फैमिलीज से की 30 करोड़ फैमिलीज के बच्चे जो है अच्छी शिक्षा से वंचित रहे, इसीलिए उन्होंने 50 कॉन्स्टिट्यूशंस के इंप्लीमेंट करने के बाद भी कोशिश की है। ये समझिए। सो रिकंस्ट्रक्शन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, निष्कर्षों का पुनर्निर्माण करना, विकल्प और अपॉर्चुनिटी का पुनर्निर्माण करना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक बुद्धिजीवी वर्ग इस समाज का रिकंस्ट्रक्शन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करता साथियों, तब तक हम डिग्निफाइड लाइफ को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, तब तक हम प्रगतिशील अवस्था को निर्माण नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्रगतिशील अवस्था को निर्माण किए तो ये 120 करोड़ जनता जो है हंगर, पॉवर्टी और डिसीज से मुक्त होगी और वेलफेयर स्टेट का निर्माण होगा। सम्राट अशोका ने क्या कहा था? 3 चीजें कही थी। वेलफेयर स्टेट क्या है? मैं विषमता और वैमनस्यता की नीति का त्याग करता हूं। तो मैं विषमता और वैमनस्यता की नीति का त्याग करता हूं, मतलब एस्टैब्लिशिंग सोशल नॉर्मेलिटी एंड हार्मोनी। समाज के अंदर सोशल नॉर्मेलिटी और हार्मोनी का निर्माण करना। सम्राट अशोका ने क्या कहा था? कि मैं युद्ध की नीति को त्याग करता हूं। रिनाउंसिंग इंट्रा एंड इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे अंदर के मतभेद का उसको त्याग करना, ये सम्राट अशोक ने कहा था। सम्राट अशोक ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की थी, जो 3-2500 साल में भी पॉसिबल नहीं हुई है। ये पॉसिबल इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि हम हमारे महापुरुषों ने दी गई इस संकल्पनाओं को इंटेलेक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन, बौद्धिक पुनर्गठन और बौद्धिक पुनर्निर्माण के ये टूल्स को समझने में हम फेल हुए हैं। हम उनकी शिक्षा को ट्रांसलेट करते हैं। हम उनकी शिक्षा को ट्रांसलेट करने के बजाय उन्होंने ये चीज क्यों लिखी, उन्होंने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया, इस तरह से आप अपने माइंड को रिकंस्ट्रक्ट करते हो तो 3 साल के अंदर बौद्धिक पुनर्निर्माण और पुनर्गठन होगा और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होगा। We will be one of the greatest challenge to the Manuvadi forces in next 3 years if you able to reconstruct yourself, if you able to restructure yourself in terms of intellectual capability. Thank you very much. Thank you sir, अलेक डोगरे सर, वेरी नाइस। आपका ये प्रेजेंटेशन पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम के प्रत्येक साथी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खास करके इंटेलेक्चुअल, नेशनल इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस क्लास बनाने के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम लोग पूरे दिन और रात मेहनत से लगे हुए हैं और आज नहीं कल इस क्लास को बना करके ही दम देंगे। आज हमारे जो साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और काफी समय आपका हमने लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी साथी को कोई सवाल, अगर कहीं कोई बात क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है
तो दे up the hand, raise the hand, be put up to unmute that fellow, और वो अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी साथी चाहे तो अपनी बात रख सकते हैं। और मैं इसी के साथ जो है आगे साहब को जो है मैं चाहूंगा कि साहब कुछ मार्गदर्शन हम लोगों का करें, पी.आर. अम्बेडकर सर। तो पी.आर. अम्बेडकर सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। सर, अनम्यूट कर रहा हूं सर मैं आपको। जी सर। जी सर। अनम्यूट कर दिया सर मैंने, कमांड दे दिया है आपको।